हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक नए प्रैक्टिस सेट में। इसमें हम लोग हिंदी भाषा और व्याकरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस करेंगे। इस प्रैक्टिस सेट से पहले हम लोगों ने 22 प्रैक्टिस सेट देख लिया, जिसका वीडियो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में अपलोड है, तो आप वहां से उसे आसानी से देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले गुजारिश, अगर चैनल में नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। इसमें जो पहला प्रश्न पूछा गया है, हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे हुई है? तो हिंदी की मूल उत्पत्ति हुई है, वह हुआ है सौरसेनी अपभ्रंश से। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह है कि भारत की प्रथम देश भाषा कौन सी है? तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिए उसमें जो पाली है वह भारत की प्रथम देश भाषा थी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो 1 है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा का अपभ्रंश है? तो संस्कृत भाषा के बाद जो आया था वह पाली, यानी संस्कृत से बिगड़ा हुआ रूप जो था वह पाली था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो डी है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया, भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? तो भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान जो होता है वह व्याकरण से होता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वह सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह है कि हिंदी में स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले अक्षर को क्या कहा जाता है, यह देखना है। तो हिंदी में स्वतंत्र रूप से जो बोला जाता है उसे कहा जाता है स्वर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो ए है वह सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया वह है कि क ख ग फ में कौन सा उर्दू से लिया गया है? तो यहाँ पे देखिए जो ख जिसके नीचे नुक्ता लगा होता है वह उर्दू से लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी है वह क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है, निम्न शब्दों में अंत में अ आता है उसे क्या कहते हैं? तो देखिए जिसमें अ आता है उसे अकारांत कहते हैं। जैसे अगर जो शब्द रूप होते हैं जैसे राम का वह अकारांत है, तो इसमें जो अंत में अ रहता है उसे अकारांत कहते हैं। तो इसे याद रखिएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है, निम्न जो प्रश्न दिए गए उसमें वर्तनी जो सही है उसका चयन करना है। तो यहाँ पे देखिए जो अनुच्छेद है उस वह चारों ऑप्शन में जो सही है उसे बताना है। तो इसमें जो सही रूप है अनुच्छेद का वह है, यहाँ पे जो दिया गया है अनुच्छेद जो ऑप्शन सी में है वह क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह क्या पूछा गया है कि पूंजीवाद का जो सही रूप है वह कौन सा है? तो पूंजीवाद या जो 4 ऑप्शन में है उसमें जो सही है वह ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि अंतर्निहित अंतर्निहित का कौन सा रूप सही है? तो अंतर्निहित जो है वह यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सी है वह क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। यह सही रूप है, तो आप इसे याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया कि परीक्षा का सही रूप कौन सा है? तो परीक्षा का जो सही रूप है यह ऑप्शन नंबर डी में। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया उसमें है कि षड्यंत्र का जो सही रूप है वह कौन सा है? तो 4 ऑप्शन में जो षड्यंत्र का रूप सही रूप है वह यहाँ पे है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो ए है वह क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। षड्यंत्र ऐसे लिखा जाता है, तो इसे आप ध्यान से देख लीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया उसमें है कि निम्नलिखित शब्दों में जो संधि है उसे बताना है। संधि का जो सही रूप है वह क्या है? तो कविश्वर का जो दिया गया है, तो कविश्वर का जो सही होगा वह कवि प्लस ईश्वर होता है, तो अक सवड़े से दीर्घ संधि बनता है। तो इसमें दीर्घ संधि है, तो ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह है कि संसार का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो सम प्लस सार होता है, यानी यह व्यंजन संधि का उदाहरण है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वह है कि तन्मय का संधि विच्छेद क्या होगा, यानी उसमें कौन संधि होगी? तो तन प्लस मय, इसमें भी व्यंजन संधि होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। आगे जो प्रश्न पूछा गया है वह है कि इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या होगा, यानी उसका कौन सी संधि से होगा? तो इति प्लस आदि होता है, यानी यह यड़ संधि का होता है। तो इको यड़ची से यहाँ पे यड़ संधि बन जाएगा। तो ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि संधि विच्छेद करना है। संधि विच्छेद का सही रूप क्या है? तो पुनर्जन्म का जो सही संधि विच्छेद है ये इस 4 ऑप्शन में वह पुनः प्लस जन्म, यानी यह विसर्ग संधि का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह क्या पूछा गया है। अगला जो प्रश्न है उसे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि यहाँ पे दिया है पितृऋण का जो सही रूप है वह क्या है? तो पितृऋण का जो सही रूप है वह पितृप्रस ऋण। तो यह अकस वड़े से दीर्घ हो जाता है। तो ऑप्शन में जो सी है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो इति प्लस आदि, यानी इत्यादि बन जाएगा। यह यड़ संधि का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए है वह सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न पूछा गया है युधिष्ठिर का सही संधि विच्छेद क्या है। तो युधिष्ठिर का जो सही संधि विच्छेद है वह यहाँ पे जो दिया गया है युधि प्लस स्थिर, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो ए है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि जगदीश का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो जगत प्लस ईस होता है तो जगदीश हो जाएगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 1 है वह क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है कि कनकटा का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो कान प्लस कटा यह सही रूप होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी है वह क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है रामायण का जो सही रूप है वह संधि विच्छेद क्या है। तो राम प्लस अयन से रामायण बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी है वह सही हो जाएगा। आगे जो प्रश्न पूछा गया है उसमें है कि उसमें दिया गया है कि निम्नलिखित शब्दों का जो समास का सही रूप है वह बताना है। तो दशानन में जो समास है वह दशानन में होता है बहुब्रीहि समास। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है रोग पीड़ित यानी रोग से पीड़ित, तो यहाँ पे जो सही रूप होगा वह हो जाएगा तत्पुरुष समास। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है उसमें है कि प्रतिमान का सही जो समास है वो क्या होगा। तो जिसमें पहला उपसर्ग लगा होता है वहाँ अव्ययी भाव समास होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह है कि वीर पुरुष, यहाँ पे जो दिया गया वीर पुरुष, इसमें कौन सा समास है यह बताना है। तो वीर पुरुष में जो समास होगा वह समास हो जाएगा तत्पुरुष समास। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह क्या है। अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए प्रत्येक वर्ग के विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन करना है। तो यहाँ पे देखिए जो 4 ऑप्शन दिए हैं उसमें तत्सम शब्द कौन है यह बताना है। तो यहाँ पे जो देखिए तत्सम शब्द है वह कौन सा है। तो इसमें चांद का जो तत्सम होता है वह चंद्रमा, यह सही है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है कि छेद और डंडा विवाह सिंह, इसमें जो सही तत्सम है वह बताना है। तो यहाँ पे जो तत्सम शब्द दिया गया है 4 ऑप्शन में उसमें विवाह जो शब्द है वह तत्सम है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हंसी कपूर ओज और आम, इसमें जो तत्सम शब्द है वह कौन सा है। तो यहाँ पे जो तत्सम शब्द है वह है ओज। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है उसमें तत्सम शब्द कौन सा यह बताना है। तो इसमें जो तत्सम शब्द है वह है निर्मम। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है इसमें जो तत्सम शब्द पूछा गया है उसमें कौन सा तत्सम शब्द है। तो उसमें जो सुमन है यह तत्सम शब्द है। तो ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह है कि निम्नलिखित में कौन सा तद्भव है यह चयन करना है। यानी 4 ऑप्शन में जो तद्भव शब्द है वह बताना है। तो यहाँ पे जो तद्भव शब्द है इन 4 ऑप्शन में वह जो सही रूप है वहाँ पे यहाँ पे जो कान है वह क्या है, तद्भव है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न दिया गया पीड़ा केरा पर्याप्त शिल्प, इसमें जो तद्भव शब्द है वह बताना है। तो यहाँ पे जो तद्भव शब्द है वह पीड़ा शब्द है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया इसमें तद्भव बताना है। तो यहाँ पे देखिए जो तद्भव शब्द है अंधेरा जो है वह अंधकार का तत्सम होता है, तद्भव होता है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है कि बालिका बेत आज्ञा सिद्धि, इसमें जो तत्सम शब्द है वह बताना है, तद्भव शब्द बताना है। तो यहाँ पे जो तद्भव शब्द हो जाएगा वह बेत। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है रक्षा तमंचा विरोध शांति, इसमें जो तद्भव शब्द है वह बताना है। तो यहाँ पे जो तद्भव शब्द है वह है तमंचा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी है वह सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है उसमें कहा गया है कि परंपरा से एक निश्चित अर्थ में प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। तो एक निश्चित अर्थ में प्रयुक्त होने वाले जो शब्द होते हैं वह योग रूढ़ होते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो 1 है वह क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है इसमें है कि निम्नलिखित में 4 विकल्पों में से बेमेल यानी असंगत कौन है यह बताना है। तो यहाँ पे देखिए शारीरिक, दैहिक और मानसिक और आधी। तो यहाँ पे जो बेमेल है वह आधी शब्द हो जाएगा। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला है घर प्रियजन परिवार बच्चे, तो इसमें जो असंगत है वह क्या है, यानी उस युग्म का नहीं है तो वह घर है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला जो है सिर शीश मस्तक शीर्ष, तो इसमें जो बेमेल है यानी असंगत है वह मस्तक है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला जो है निगाह दृष्टि नेत्र नज़र, इसमें जो बेमेल है वह क्या है वह बताना है। तो इसमें जो बेमेल है वह है नेत्र। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह क्या पूछा गया है। तो अगला जो प्रश्न पूछा गया है
वह है, इसमें भी बताना है कि जो बेमेल शब्द है समस्या, जटिलता, कठिनाई, खेद, तो इसमें जो बेमेल शब्द है वह यहाँ पे जो ऑप्शन डी है वह क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न है। उन सभी प्रश्नों में 45 से 49 में पर्यायवाची बताना है। तो स्वर्ग का पर्यायवाची कौन सा है यहाँ पे है, तो यहाँ पे जो स्वर्ग का पर्यायवाची है वह धौ, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न दिया है कुबेर का पर्यायवाची बताना है, तो कुबेर का जो पर्यायवाची होगा वह धनाधिप होगा, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला जो पर्यायवाची पूछा गया है रात्रि शब्द का पर्यायवाची इसमें से क्या है, तो विभावरी, मतलब यह भी रात्रि का है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला है कि भगीरथी का बताना है, यह इसका पर्यायवाची 4 ऑप्शन में कौन सा सही है, तो भगीरथी मतलब गंगा, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यह इसका पर्यायवाची है। अगला जो विद्युत है उसका पर्यायवाची बताना है, तो दामिनी विद्युत का पर्यायवाची है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह है कि 50 से 56 प्रश्न को सही विलोम बताना है। सामंजस्य का जो विलोम होगा वह क्या होगा यह बताना है। तो सामंजस्य का जो विलोम शब्द होगा यहाँ पे वह हो जाएगा विवाद, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है ओजस्वी का विलोम बताना है, तो यहाँ पे जो ओजस्वी का विलोम बताना है वह क्या होगा, तो ओजस्वी का होता है निस्तेज, तो ऑप्शन नंबर जो डी है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पराक्रम का बताना है विलोम क्या होगा, तो पराक्रम का जो विलोम होगा वह क्या हो जाएगा, पराक्रम शब्द का जो विलोम होगा वह भीरुता हो जाएगा, तो ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। यहाँ पे दिया गया हर्ष का, तो हर्ष का जो होता है वह क्या होता है, हर्ष का होता है विषाद, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्रोध का क्या होता है, तो क्रोध का जो होता है विलोम वह क्या हो जाएगा, तो क्रोध का हो जाता है कृपा, तो ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है उत्तेजित का विलोम क्या हो जाएगा, तो उत्तेजित का शांत हो जाएगा, ऑप्शन डी बी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है रंक का क्या हो जाएगा, रंक का विलोम क्या होगा, तो रंक का हो जाएगा धनवान, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया वह क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्यों में दिए गए विकल्पों में उचित पद छांटना है। तो वह बालक जिसे गोद लिया गया है उसे क्या कहा जाता है, तो वह बालक जिसे गोद लिया जाता है उसे कहा जाता है दत्तक पुत्र, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वह है कि जिसको प्रसन्न करना कठिन हो वह क्या कहलाता है, तो जिसको प्रसन्न करना कठिन हो वह कहलाते हैं दुराराध्य, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना यह होता है प्रायश्चित करना, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है जिसका इलाज न हो सके उसके लिए एक शब्द क्या होता है, तो जिसका इलाज न हो सके उसके लिए असाध्य होता है, तो ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया जो धन को व्यर्थ व्यय करता हो, तो जो धन को व्यर्थ में व्यय करता है उसे कहते हैं अपव्ययी, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी है वह क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया जो काम न करना चाहे उसके लिए क्या शब्द होगा, तो जो काम करना न चाहे उसके लिए सही शब्द होगा यहाँ पे अकर्मण्य, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जिसे न देख सके, न सुन सके, न छू सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो उसे अगोचर कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी है वह क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वह क्या है उसे देखते हैं। दिए गए वाक्यों में वाक्य के उसके नीचे में जो विकल्प है उसे बताना है कि क्या है। तो अगला जो प्रश्न पूछा गया है अगला है कि मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लाभ से वंचित रहता है, यह कौन सा वाक्य है, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, इनमें से कोई नहीं। तो यह जो वाक्य है यह वाक्य है जो 4 ऑप्शन दिए हैं उसमें जो सही रूप होगा वहाँ पे संयुक्त वाक्य हो जाएगा, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह क्या पूछा गया है। अगला जो प्रश्न है कि जिधर धुआं दिखाई दिया सब लोग उधर ही दौड़ पड़े, यह किस प्रकार का वाक्य है, तो यह जो है कि जिधर धुआं दिखाई दिया सब लोग उधर ही दौड़ पड़े, यह मिश्र वाक्य है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मैंने कहा कुछ और उसने सुना कुछ और, मैंने कहा कुछ और उसने सुना कुछ और, यह किस प्रकार का वाक्य है, तो यह भी मिश्र वाक्य है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न दिया गया व्यवहार में वह बिल्कुल वैसा ही है जैसे उसके पिताजी, व्यवहार में वह बिल्कुल वैसा ही है जैसे उसके पिताजी, यह किस प्रकार का वाक्य है, तो यह भी मिश्र वाक्य है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि सत्संग करो सदाचारी बनो,
सत्संग करो सदाचारी बनो, यह किस प्रकार का वाक्य है, यह बताना है। तो यह जो वाक्य है विधिवाचक है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, प्रथम आने की कौन कहे वह उससे परीक्षा भी पास न की जाती, तो यह किस प्रकार का वाक्य है। प्रथम आने की कौन कहे उससे परीक्षा पास भी नहीं की जाती, यह किस प्रकार का वाक्य है, यह बताना है। तो यह संयुक्त वाच्य है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा, यानी संयुक्त वाक्य है। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह है कि निम्नलिखित प्रत्येक वर्ग में दिए गए 4 विकल्पों में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो यहाँ पे जो 4 वह दंड देने योग्य है, इसमें जो 4 वाक्य दिए गए उसमें जो सही शुद्ध रूप है वह बताना है। तो इसमें जो सही शुद्ध रूप है वह दंड के योग्य है, तो यह सही रूप है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला जो दिया गया, भारत में अनेकों जातियां हैं, भारत में अनेक जातियां हैं, इसमें जो सही रूप है वह क्या है। तो इसमें जो सही रूप है वह है कि भारत में अनेक जातियां हैं, ऑप्शन नंबर जो बी है वह शुद्ध रूप है, तो इसे ध्यान रखिएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया, फल बच्चे को काट कर खिलाओ, बच्चे को काट कर फल खिलाओ, बच्चे को फल काट कर खिलाओ, काट कर फल बच्चे को खिलाओ, इसमें जो सही रूप है वह क्या है। तो इसमें जो सही रूप है वह बताना है। तो इसमें जो सही रूप है वह है सी, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है कि बच्चे को फल काट कर खिलाओ, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी है वह क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न पूछा गया है, उसे अनुत्तीर्ण होने की आशा है, इसमें जो 4 वाक्य दिए हैं इसमें जो सही रूप है वह कौन सा है। तो इसमें जो सही रूप है उसे अनुत्तीर्ण होने की आशंका है, यह सही रूप है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, कल पाठ पढ़कर आइए, पाठ पढ़कर कल आइए, इसमें जो 4 वाक्य दिए हैं इसमें जो शुद्ध रूप है वह बताना है। तो यहाँ पे जो शुद्ध रूप होगा पाठ पढ़कर कल आएँ, यह शुद्ध रूप है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है उसमें है कि निम्नलिखित मुहावरों लोकोक्तियों का उचित विकल्प चुनिए। तो अंगूठा दिखाना, इसका जो अर्थ होगा वह देने से इनकार करना, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला जो दिया गया है, अंधे के हाथ बटेर लगना, इसका मतलब होता है कि अंधे के हाथ बटेर लगना यानी भाग्य से कोई वस्तु मिल जाना, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आँख लगना यानी नींद आना, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है अवधि खोपड़ी यानी मूर्ख होना, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है कान का कच्चा, इसका जो सही रूप है वह क्या हो जाएगा, कान का कच्चा का जो रूप होगा शीघ्र विश्वास करने वाला, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि घाट घाट का पानी पीना, घाट घाट का पानी पीना यानी अनुभवी होना, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है आप बैल मुझे मार, यह मुहावरे का क्या अर्थ है। आप बैल मुझे मार यानी इसका हो जाएगा जानबूझकर मुसीबत में पड़ जाना, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है ढाक के वहीं 3 पात होना, ढाक के वहीं 3 पात होना, इसका सही रूप है सदा एक सा रहना, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी है वह क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह क्या है कि 99 के फेर में पड़ना, 99 के फेर में पड़ना यानी हमेशा धन कमाने में लगा रहना, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला जो मुहावरा दिया गया हथेली पर सरसों नहीं जमती, इसका सही वाक्य क्या होगा यानी सही अर्थ क्या होगा, हथेली पर सरसों नहीं जमती, इसका जो सही रूप होता है काम के लिए समय चाहिए, जब चाहो तब काम नहीं हो सकता, तो यह इसका सही रूप हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वह सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है हींग लगे न फिटकरी रंग भी चोखा होए, इस मुहावरे का क्या अर्थ होगा। तो हींग लगे न फिटकरी रंग भी चोखा हो, इसका जो सही अर्थ है वह हो जाएगा बिना मेहनत फल पाना, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह है कि निम्नलिखित में से किसे रसराज कहा जाता है। तो सभी को पता है श्रृंगार को रसराज कहा जाता है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है उसमें बताना है कि इसमें सही छंद कौन सा है। तो जो जग हित पर प्राण निछावर है कर पाता, जिसका तन है किसी लोक हित में लग जाता, इसमें जो छंद है वह बताना है। तो यहाँ पे देखिए जो रूप होगा यहाँ पे 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 2 10 1 11 1 12 2 13 1 14 1 15 2
17 एक 18 एक 18 एक 19 2 23 21 2 23, देखिए 24 होना चाहिए। 2 एक 3 एक 4 एक 5 एक 6 एक 7 8 2 10 11 12 2 14 2 16 2 18 2 20 4 24, यानी हर पंक्ति में 24 है, तो यह हो जाएगा रोला का। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है, श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार बरनऊ रघुवर विमल जस जोदायक फलचार। तो सभी जानते हैं यह दोहा का है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो ए है वह क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह है कि निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए वाक्यों में प्रयुक्त अलंकार के भेद का चयन करना है। तो देखिए यहाँ पे जो प्रश्न दिए गए हैं वह प्रश्न देखते हैं कौन सा पूछा गया है। तो अलंकार बताना है, तो देखिए यहाँ पे है कि बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट ऊषा नागरी। तो ये इसमें जो अलंकार होता है वह रूपक अलंकार, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि फूले कास सकल मही छाई जनु बरसा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। तो जहाँ जनु जानो मनु मानो आता है वह हो जाता है उत्प्रेक्षा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह है कि या मुरलीधर की अधरा धरी अधरान धरेंगी। तो अधरा अधरान 2 बार आया, इसलिए यमक अलंकार हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है निम्नलिखित प्रश्नों में दी गई रचना के रचयिता का नाम बताना है। तो गबन किसका है, तो गबन है मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र किसका है, तो कुरुक्षेत्र जो है वह रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है चित्रलेखा किसका है, तो चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा का एक उपन्यास है जो पाप पुण्य की समस्या पे लिखा गया है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी है वह सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है यामा किसकी रचना है, तो यामा महादेवी वर्मा की रचना है, इस पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अगला जो प्रश्न पूछा गया है गीतांजलि के रचयिता कौन है, तो गीतांजलि के जो रचयिता हैं वह हैं रविन्द्रनाथ टैगोर, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि काव्य के क्षेत्र में प्रबंध शिरोमणि की उपाधि किसे दी गई है। महत्वपूर्ण प्रश्न है कि काव्य के क्षेत्र में प्रबंध शिरोमणि की उपाधि किसे दी गई है, तो वह दिया गया है मैथिली शरण गुप्त को, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सी है वह क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह है कि बच्चन जी ने प्रथम बार जीवन और मानविकता के प्रति अपने प्रौढ़ भाव की वाणी किस कृति में दी है, तो वह दिया गया है बच्चन सिंह द्वारा, यहाँ पे प्रणय पत्रिका जो है उसमें, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए अवतरण के रचयिता का नाम बताना है। तो जा की रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, तो यह प्रसिद्ध पंक्ति है तुलसीदास की, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सी है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है कोकिल विद्यापति की पदावली कौन सी भाषा में रचित है, तो मैथिल में, इसी कारण इन्हें मैथिल कोकिल भी कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर जो ए है वह सही हो जाएगा। यह 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस हम लोग देखे हैं। एक नए प्रैक्टिस सेट में जल्द ही हम आपके सामने उपस्थित होंगे, तब तक के लिए आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद। अगर चैनल में नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें।